I am Pradeep Srivastava, विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल भगोड़ी तीर्थ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का एक विशेष टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है वॉइस। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस टॉपिक से चिरपरिचित हैं, फिर भी हम ये वीडियो फिर से डेवलप कर रहे हैं बिकॉज आजकल हम लोग रेगुलर क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। तो हम घर पर ही बैठ करके इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और इसमें बताए गए नियमों को समझेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम वॉइस की अवधारणा को आप लोगों को बताएंगे, फिर उसके बाद हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो इसके भेद होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वॉइस किसे कहते हैं? बच्चों, क्रिया का वॉइस होता है, तो क्रिया के रूपों से ही हमें पता चलता है कि ये वाक्य दिया गया वाक्य एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। तो वॉइस को हम जाने पहले, क्रिया का वो रूप जिससे ये पता चले कि सब्जेक्ट स्वयं उस कार्य को करता है या फिर किसी दूसरे के द्वारा किए गए कार्य के परिणाम को भोगता है, उसे हम वॉइस कहते हैं। अब इससे ये निकलकर सामने आया कि हमारी क्रिया दो रूपों में आती है, एक्टिव वॉइस के रूप में आती है और पैसिव वॉइस के रूप में। तो आप एक्टिव वॉइस के बारे में जान ले। एक्टिव वॉइस हम किसे कहेंगे? कोई भी दिया गया वाक्य एक्टिव वॉइस में है या नहीं है, इसको हमें कैसे पता चलेगा? किसी क्रिया को हम एक्टिव वॉइस में तब कहते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में किसी कार्य को स्वयं करता है, तो वो एक्टिव वॉइस की क्रिया कहलाती है। जबकि इसके विपरीत किसी क्रिया को हम पैसिव वॉइस में तब कहते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु उस कार्य को स्वयं ना करके बल्कि किसी दूसरे के द्वारा किए गए कार्य के परिणाम को भोगता है, तो वो क्रिया पैसिव वॉइस की क्रिया कहलाती है। इस प्रकार से मुझे यह पता चल गया कि वॉइस किसे कहते हैं, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं तथा पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। अब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार चेंज करेंगे, इसके नियमों को हम जानेंगे। इसके नियमों को जानने से पहले आइए हम देख लेते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस यहां पर कैसे होता है। तो बच्चों, हमने क्या देखा पहले वाले सेंटेंस में? ये दो एग्जाम्पल देखेंगे। पहला वाला एग्जाम्पल क्या कैसे है, किस वॉइस में है, एक्टिव में है या पैसिव में है, और दूसरा वाला एक्टिव में है या पैसिव में है। तो जैसे इसकी परिभाषा से हमने देखा था कि एक्टिव वॉइस में जो क्रिया होती है उसका जो सब्जेक्ट होता है वो सक्रिय सब्जेक्ट होता है। सक्रिय सब्जेक्ट का मतलब होता है वो क्रिया को स्वयं करने वाला होता है। तो इस वाक्य में हमने देखा कि मोहन प्लेज क्रिकेट इन द फील्ड। इस वाक्य में मोहन स्वयं क्रिया कर रहा है, क्रिकेट खेलने की क्रिया को वो स्वयं कर रहा है। और जब किसी क्रिया का सब्जेक्ट स्वयं उस क्रिया को करता है तो वाक्य एक्टिव वॉइस का होता है। ये सिद्ध हो गया परिभाषा से। दूसरा सेंटेंस दिया गया, क्रिकेट इज प्लेड इन द फील्ड बाय मोहन। इस वाक्य में इस प्लेड आपकी वर्ब है, इस प्लेड वर्ब का जो सब्जेक्ट आया है वो है क्रिकेट। हमने देखा कि क्रिकेट स्वयं कोई काम नहीं कर रहा है बल्कि किसी दूसरे, यहां मोहन के द्वारा किए गए कार्य को भोग रहा है, उसके परिणाम को ये भोग रहा है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो वो वाक्य हमारा पैसिव वॉइस का होता है। इस प्रकार से बच्चों आपको ये पता चल गया होगा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। आइए हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के चेंज करने के नियमों को जानेंगे। तो बच्चों, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के मुख्यतः 4 ही नियम होते हैं, जिन नियमों को हम क्रमबद्ध तरीके से फॉलो करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से नियम। रूल नंबर फर्स्ट, हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। रूल नंबर सेकेंड, उचित सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर थर्ड है, क्रिया की सदैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 4 है, हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। तो ये 4 नियम हैं जिन्हें हमें क्रमबद्ध तरीके से फॉलो करना है। पहला क्या होगा?
कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। रूल नंबर सेकंड है उचित सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर थर्ड है हम सदैव क्रिया की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हम सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और रूल नंबर 4 है हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। आइए एक उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं इन चारों नियमों को। कोई सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग इन द रूम। ये वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस का है क्योंकि इसमें गाने की क्रिया की जा रही है और गाने की क्रिया स्वयं इसका सब्जेक्ट कर रहा है। और जब सब्जेक्ट स्वयं किसी क्रिया को करता है तो वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। ये एक्टिव क्रिया है और एक्टिव वॉइस का ये सब्जेक्ट है। आइए हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं उन चारों नियमों को क्रमबद्ध तरीके से फॉलो करते हुए। हमने पहला नियम बताया था कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा असांग है। किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट कौन है, क्या है, इसको ज्ञात करने का एक सीधा सा तरीका है कि हम उस क्रिया में क्या और किसे लगा करके जो भी सकारात्मक उत्तर हमें मिलता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इस वाक्य में राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग इन द रूम, इस वाक्य में दिया गया है कि राधा कमरे में एक गीत गा रही है। तो राधा क्या गा रही है, उत्तर में असांग निकल कर आ रहा, असांग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आइए असांग चूंकि ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। एक एक स्टेप को हम ध्यान से देखेंगे। रूल नंबर फर्स्ट हमारा फॉलो हो गया। रूल नंबर सेकंड है कि उचित सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। उचित सहायक क्रिया क्या होगी वो हमने इस चार्ट के माध्यम से आप लोगों को बताया है। देखिए उचित सहायक क्रिया इसमें बताई गई है कि हर टेंस की अपनी एक सहायक क्रिया होती है और जब उसे हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसकी सहायक क्रियाएं भी बदल जाती हैं। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू डज होती है जैसा आप लोगों को पता है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसकी सहायक क्रिया डू डज ना रह करके बल्कि इज एम आर हो जाती है। कॉन्टिन्यूअस, जैसा कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हमारी इज एम आर होती है जो कि पैसिव वॉइस में बदलकर इज एम आर प्लस बीइंग हो जाती है। आइए हम इसकी उचित सहायक क्रिया, हम पैसिव वॉइस की उचित सहायक क्रिया लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, हम इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज लिखेंगे, इज और इसमें बीइंग जुड़ जाएगा प्लस अब रूल नंबर थर्ड आ जाएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करेंगे जो कि सिंग की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म संग होती है, संग लिख दिया जाएगा। अब चौथा नियम हमारा क्या कहता है, उस नियम को फॉलो करने से पहले हम जो उस वाक्य में रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दिया गया होगा, जो भी कोई फ्रेज दिया गया होगा, कोई वर्ड होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया होगा, उसको हम पहले लिख लेंगे इन द। अब चौथा नियम फॉलो करेंगे। चौथा नियम मेरा ये कहता है कि पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। बाई हो गया। अब पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो होगा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, राधा। राधा को हम यहां इस प्रकार से हम चार नियमों का अगर ठीक प्रकार से पालन करेंगे तो किसी भी सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आइए एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे द टीचर is teaching English in the class। ये वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस का है। ऐसा हमें कैसे पता चल गया, क्योंकि इसकी जो वर्ब आई हुई है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है टीचर और टीचर स्वयं इस क्रिया को कर रहा है। जब कोई कर्ता स्वयं उस क्रिया को करता है जिसका वो सब्जेक्ट है तो वाक्य एक्टिव वॉइस का होता है। तो इसमें टीचर आपका एक्टिव, ये सेंटेंस जो दिया गया है वो एक्टिव वॉइस का है। अब हम इसकी पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या करेंगे कि हम इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, इस क्रिया का जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लाएंगे, क्योंकि रूल नंबर फर्स्ट हमारा यही कहता है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट क्या था, इंग्लिश।
क्योंकि अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आप ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य, इसकी भी पैसिव वॉइस जब बनावेंगे तो हम इसकी सहायक क्रिया लिखेंगे। इंग्लिश सिंगुलर नंबर है इसलिए हम इसकी सहायक क्रिया इज लिखेंगे, लेकिन पैसिव वॉइस में इसके साथ बीइंग जुड़ जाता है, यही उचित सहायक क्रिया है। तो इंग्लिश इज बीइंग, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 3 मेरा कहता है कि सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाता है, तो हम टॉट लिखते हैं। इंग्लिश इज बीइंग टॉट, फिर रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या मेरा बचा, इन द क्लास, इन द क्लास लिख देंगे। रूल नंबर 4 मेरा क्या कहता है कि पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे, बाई लिख दिया। फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे, हो गया टीचर। इस प्रकार से हम चाहे जितने भी सेंटेंस दिए गए हों एक्टिव वॉइस के, उन्हें हम पैसिव वॉइस में सहजता से केवल उन 4 नियमों का पालन करते हुए आराम से बना सकते हैं। आइए हम बार बार बात करते हैं कि उचित सहायक क्रिया, उचित सहायक क्रिया, उचित सहायक क्रिया है क्या। तो मैंने बताया था ना कि इस चार्ट में हमने आप लोगों को बता दिया है कि इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हो कि इसमें हर एक टेंस की एक्टिव तथा पैसिव की सहायक क्रियाएं अलग अलग लिखी हुई हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस सहायक क्रिया डू डज है, पैसिव वॉइस में वही एक सहायक क्रिया इज एम आर हो जाती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस सहायक क्रिया इज एम आर, पैसिव वॉइस में इज आर प्लस बीइंग हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैज हैव है, और पैसिव वॉइस में जाएगी तो इसमें बीइंग जुड़ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डी, पैसिव वॉइस में वाज वेयर, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज वेयर इसकी सहायक क्रिया एक्टिव वॉइस की होती है, लेकिन पैसिव वॉइस में इसमें भी बीइंग जुड़ जाएगा। यानी जितने भी ये टेंस होंगे इनकी जो पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया होंगी उसमें कोई ना कोई बी की फॉर्म अवश्य होगी, बगैर बी की फॉर्म के कोई पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया नहीं होगी। तो इस चार्ट का इन उचित सहायक क्रियाओं को ठीक प्रकार से याद रखिए, ताकि जब भी कभी आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना हो तो तुम्हें बार बार ये सहायक क्रियाएं देखना ना पड़े। आइए निगेटिव और इंट्रागेटिव के भी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि उनको भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल सकें। सपोज कर लीजिएगा आपके सामने कोई सेंटेंस दिया गया है, When will Rama play cricket? सपोज कर लीजिए सेंटेंस आपके सामने रखा हुआ और आपसे कहा जा रहा है कि इसको पैसिव वॉइस में बदलो, तो कैसे बदलेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे ये सेंटेंस किस टेंस में है, तो हमने देखा ये फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो इसमें एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन उसको बनाने से पहले चूंकि ये इंट्रागेटिव का सेंटेंस है इसलिए हम इंट्रागेटिव वर्ड को वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे। फिर अब हम अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड जेंडर ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट दिया गया एक्टिव वॉइस का उसको अब सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, इसलिए उसके मुताबिक हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, अर्थात यहां पर हमारी सहायक क्रिया विल हो जाएगी। फिर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। अब चूंकि ये पैसिव वॉइस है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय उसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी एंड शैल बी हो जाता है, तो यहां पर भी ऐसा करना पड़ेगा हमको। तो हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और प्लस हम बाई लगा करके एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब ये सेंटेंस हमने आपको क्यों बताया, ऐसा इसलिए बताया कि हमने देखा कि अब इसमें ग्रुप में आई हुई है हमारी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कैसे है, एक ग्रुप में, एक फ्रेज के रूप में आई हुई है हमारी। तो विल तो पहले है सब्जेक्ट के, लेकिन बी बाद में आएगी, अर्थात कोई भी ग्रुप में आई हुई हेल्पिंग वर्ब अगर वो इंट्रागेटिव के अंतर्गत आती है तो हम सब्जेक्ट से पहले केवल पहली सहायक क्रिया को लिखेंगे और उसके बाद उसके जितने भी और ग्रुप में आए हुए वर्ड्स होंगे उनको हम सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब इसके पश्चात जो भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के शेष पार्ट रह गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। इंतजार करिए, बहुत जल्दी हम दूसरा वीडियो भी तैयार करेंगे और आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।